नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, एक दशक में केंद्र में एक ही पार्टी की बहुमत वाली सरकार का दौर खत्म हो गया। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री तो बने, लेकिन उनकी पार्टी बहुमत के आंकड़े से दूर रह गई। पिछले 2 लोकसभा के मुकाबले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में विपक्ष की तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई। इस बार मोदी के सामने मजबूत विपक्ष है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पहली बार लोकसभा में राहुल गांधी के तौर पर नेता प्रतिपक्ष भी है, जो लगातार मोदी सरकार को हर मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से घेर रहा है। संसद से लेकर सड़क तक लगातार हर मुद्दे को राहुल गांधी उठा रहे हैं। राहुल गांधी कभी भगवान शिव की तस्वीर दिखाकर मोदी सरकार को घेरते हैं, तो कभी चक्रव्यूह के जरिए सरकार पर निशाना साधते हैं। आखिर क्या है इस बार विपक्ष का प्लान और किस तरीके से रणनीति है विपक्ष की, ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। एक सच ये भी है कि जो मोदी सरकार ने पिछले 2 कार्यकाल में नहीं किया, वो तीसरे टर्म में शुरुआती दिनों में नजर आ गया। कई मुद्दों पर विपक्ष के साथ सरकार के सहयोगियों की विचारधारा मेल खाती नजर आती, जिसने बीजेपी को असहज करने का काम भी किया। मजबूत विपक्ष का असर 2 संसद सत्र में देखने को मिला और इस दौरान तमाम मुद्दों पर विपक्ष और सत्ता पक्ष में लगातार टकराव देखने को मिला। मजबूत विपक्ष का नतीजा यह रहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी बिल को जेपीसी में भेज दिया गया। बजट सत्र में सरकार वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में लाई थी, लेकिन विपक्ष के हंगामे के बाद सरकार ने इसे जेपीसी में भेजने का फैसला किया। लेकिन सवाल उठता है, आखिर क्यों? इस बिल को लेकर सरकार की रणनीति क्या है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने की कोशिश करूंगा। इस बार विपक्ष के वार में हर धार दिख रही है। विपक्ष के हर नेता संसद से लेकर सड़क तक पहले से ज्यादा तेज तर्रार दिखते हैं। संसद में राहुल गांधी, अखिलेश यादव की जोड़ी विपक्ष को ताकत देती नजर आती है। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई दिशा दी है। इस सियासी गठबंधन ने बीजेपी को बहुमत के आंकड़े तक पहुंचाने से रोका। एक दशक से हाशिए पर हो रहे विपक्ष को संसद में नई ऊर्जा देने का काम किया जा रहा है। अब राहुल गांधी, अखिलेश यादव वही जुगलबंदी संसद में देखने को भी मिल रही है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस ये बता रहा है कि साझेदारी लंबी चल सकती है। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी को 2027 में बड़ी चुनौती मिल सकती है? आखिर कैसे, यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद से विपक्ष के तेवर लगातार बदले हुए हैं, क्योंकि इस बार विपक्ष संसद में संख्या बल की तादाद के हिसाब से काफी ज्यादा ताकतवर है। इसीलिए विपक्ष सरकार को सड़क से लेकर संसद तक घेर रहा है। मजबूत विपक्ष का असर 2 संसद सत्र में हम सबको देखने को मिल रहा है। राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा हो या बजट के दौरान चर्चा, विपक्ष और सत्ता पक्ष में लगातार टकराव देखने को मिला। इस दौरान विपक्ष ने सत्ता पक्ष को तमाम मुद्दे पर घेरा। विपक्ष के नेता राहुल गांधी को दोनों सत्र में आक्रामक भाषण का खूब चर्चा रही। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी ने लोकसभा में 2 भाषण दिए और दोनों भाषणों की थीम भले ही अलग अलग रही हो, लेकिन बात एक कॉमन थी कि राहुल गांधी ने हिंदू देवी देवताओं, प्रतीकों, शास्त्रों के जरिए
भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। पहले भाषण में राहुल गांधी ने भगवान शिव और अभय मुद्रा को सहारा लिया, तो दूसरे संबोधन में राहुल गांधी ने महाभारत के चक्रव्यूह के जरिए नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर घेराव किया। चाहे बजट का मसला हो, अग्निवीर योजना की बात हो, बेरोजगारी के साथ पिछड़ा और दलित वर्ग को साधने के लिए उनका जोर जातिगत जनगणना पर रहा है। संसद के बजट सत्र में राहुल गांधी ने किस तरीके से सरकार को घेरा, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना सुनवाना चाहता हूं, जरा सुन लीजिए। पेपर लीक के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में एक शब्द नहीं कहा है। युवाओं के लिए पेपर लीक सबसे जरूरी मुद्दा है, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा है पेपर लीक के बारे में। एक बार उन्होंने पेपर लीक नहीं कहा और उल्टा जो एजुकेशन बजट में पैसा देना चाहिए था वो आपने 20 साल में सबसे कम पैसा दिया है। 2.5% ऑफ बजट इज गॉन टू एजुकेशन। हमारा एक्सपेक्टेशन था कि जो अन्नदाता है, जो सरकार से सिर्फ एक चीज मांग रहा है, लीगल गारंटीड एमएसपी, हमें लगता था कि ये कोई बड़ा काम नहीं है सर, ये इतना बड़ा काम नहीं है। हमें लगता था कि अगर सरकार बजट में इसका प्रोविजन कर देती, अगर बजट में इसका प्रोविजन कर देती तो जो हमारे किसान हैं जो चक्रव्यूह में, आपके चक्रव्यूह में फंसे हैं, वो निकल पाते। ये हमारी थिंकिंग थी सर। मिडिल क्लास जो है वो शायद इस बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। जब प्रधानमंत्री ने कोविड के समय उनसे थाली बजवाई थी तो उन्होंने दबाकर थाली बजाई, धड़ 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 थाली बजाई। हमें अजीब लगा, मगर प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास को ऑर्डर दिया तो मिडिल क्लास ने थाली बजाई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसी मिडिल क्लास से कहा मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, और मोबाइल फोन की लाइट जली। मिडिल क्लास ने, पूरे हिंदुस्तान में मिडिल क्लास ने मोबाइल फोन की लाइट जला दी। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में। सेना के जवानों को आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। सही बात। इस बजट में अग्निवीरों के पेंशन के लिए 1 रुपया नहीं है। आप अपने आप को देशभक्त कहते हो, मगर जब अग्निवीरों की मदद करने की बात आती है, जवानों को पैसा देने की बात आती है, तो बजट में आपको 1 रुपया नहीं दिखाई देता। उनकी पेंशन के लिए 1 रुपया आपने नहीं दिया। मैं चाहता था कि बजट में जाति जनगणना की बात उठे, जो पूरा देश चाहता है। 90% हिंदुस्तान जाति, 95% जाति जनगणना चाहता है। कौन चाहते हैं? दलित चाहते हैं, आदिवासी चाहते हैं, पिछड़ा वर्ग चाहता है, गरीब जनरल कास्ट के लोग चाहते हैं, माइनॉरिटी चाहते हैं, सब चाहते हैं, क्योंकि सब लोगों को यह पता लगाना है कि हमारी भागीदारी कितनी है, हमारी हिस्सेदारी कितनी है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी चक्रव्यूह के जरिए बजट पर मोदी सरकार को घेरते घेरते बड़ी चालाकी से जातिगत जनगणना का मुद्दा संसद में तो उठा दिया, लेकिन सत्ता पक्ष के तमाम सांसद और सत्ता पक्ष की तरफ से खासतौर से अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि जिसकी जाति का नहीं पता वो जातिगत जनगणना की बात कर रहा है। अनुराग ठाकुर के इस बयान पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भड़क गए और उठकर राहुल गांधी के समर्थन में बोलते हुए मोदी सरकार को बता दिया कि अब पहले वाला विपक्ष नहीं है, अब विपक्ष मजबूत है, बहुत ज्यादा मजबूत है। इस बार सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर गर्मा गर्म बहस हुई। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको जाति को लेकर जो सदन में बहस हुई थी वो एक बार फिर से सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए कि 2024 का सदन किस तरीके से चल रहा है। सर, ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। जितना इंसल्ट करना करिए,
अरे तो अपनी जाति भी लिखनी पड़ेगी उसमें। सभापति महोदय, मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है, माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत शकुनी ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मजबूत विपक्ष का ही नहीं, यह नतीजा है कि नरेंद्र मोदी की तीनों सरकार में ऐसा पहली बार हुआ है जब सदन में कोई बिल पारित ना हो पाया हो, यानी पास ना हो पाया हो, और उसे जेपीसी को भेज दिया गया हो। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सदन में वक्फ संशोधन बिल पेश किया था। किरण रिजिजू ने बिल पर हुई चर्चा के बाद दलों की मांग के मुताबिक विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का फैसला किया। इस बिल पर चर्चा के दौरान भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर बहस हुई। राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको इस दौरान विपक्ष ने किस तरीके से अपनी बात को सदन में रखी, वो आपको दिखाना बताना चाहता हूं। सुनिए, अखिलेश यादव से लेकर असदुद्दीन ओवैसी और बाकी नेताओं ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुनवाते हैं। गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। और अध्यक्ष महोदय सच्चाई ये है, अध्यक्ष महोदय सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो इस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि लोकसभा में तो एनडीए सरकार के पास बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में उसके पास फिलहाल बहुमत का आंकड़ा नहीं है, जिस वजह से यह बिल राज्यसभा में लटकने की संभावना थी। और यही वजह है कि सरकार ने फिलहाल वक्फ बिल को जेपीसी के पास भेज दिया है। अब राज्यसभा में फिलहाल एनडीए की संख्या बल क्या है, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना बताना चाहता हूं, जरा समझिए। राज्यसभा में फिलहाल 226 सदस्य हैं, 19 सीटें फिलहाल खाली हैं। 4 मनोनीत सांसद हाल ही में राज्यसभा से रिटायर हुए हैं। इसमें महेश जेठमलानी है, सोनल मानसिंह है, राम सकल हैं और राकेश सिन्हा रिटायर हो चुके हैं। इन चारों सांसदों को राष्ट्रपति ने मनोनीत किया था, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी की तादाद घटकर महज 86 रह गई, जबकि एनडीए की तादाद की मैं बात करूं तो राज्यसभा में फिलहाल 101 रह गई है, जो मौजूदा बहुमत के आंकड़े से 113 कम है। हालांकि 7 मनोनीत और 1 निर्दलीय भी सरकार के साथ है। लिहाजा एनडीए का आंकड़ा 109 पहुंच जाता है। ऐसे में सरकार को यह बिल पास करवाने के लिए किसी दूसरे दल की समर्थन की जरूरत थी, जो फिलहाल संभव नहीं हो सका। कहा यह जा रहा है कि सरकार ने इस वजह से फिलहाल वक्फ बिल को जेपीसी के पास भेज दिया। संसद का शीतकालीन सत्र नवंबर-दिसंबर महीने में होगा। जब तक राज्यसभा का समीकरण सत्ताधारी दल बीजेपी के पक्ष में आ जाएगा, दावा यह किया जा रहा है कि तब इस बिल को फिर से संसद में पेश कर सकती है। विपक्ष की तुलना में अगर पिछली बार से करें तो इस बार विपक्ष फुल कॉन्फिडेंस में नजर आता है। पिछली बार विपक्ष बहुत कमजोर और बटा हुआ था, इसलिए अक्सर सत्ता पक्ष की भारी बहुमत की हूटिंग से विपक्ष के नेताओं की आवाजें दब जाया करती थी। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान विपक्ष ने अपनी आवाज के बढ़े हुए वॉल्यूम का एहसास जानबूझकर न सिर्फ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिलाया, बल्कि सदन को दिलाया, पूरे देश को दिलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में पहली बार मोदी सरकार की आवाज को दबाने का विपक्ष पर आरोप भी लगाया। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से बजट से पहले विपक्ष पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, सुनिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। 40 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को चलने का और लोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी जब भी संसद में आते हैं आक्रामक तेवर में नजर आते हैं। सरकार वही है, लेकिन राहुल गांधी के शब्दों में अब पहले से कहीं ज्यादा तेजधार है, जो सीधे सत्ता को ललकारती है। बदला अंदाज है, तेवर भी बदले हुए हैं। सिर्फ राहुल गांधी नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष सांसद अखिलेश यादव भी मोदी सरकार को घेरने में कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। नीट का मुद्दा हो, जातिगत जनगणना की बात हो, बजट की बात हो, संसद में जब भी मौका मिलता है राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जो जुगलबंदी है वो देखने को मिलती है। दोनों ने लगातार एक ही अंदाज में मोदी सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। संसद के अंदर ही, संसद के बाहर भी उत्तर प्रदेश के लड़कों की जोड़ी ने मोदी सरकार को हर मोर्चे पर चुनौती दे रही है। दोनों सांसद नेता आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद से राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस बहुत बदल गया है और राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको लगातार दिखाता रहा हूं कि राहुल गांधी किस तरीके से सड़क से लेकर सदन तक अपनी बात को रख रहे हैं। बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी एक बदले हुए अंदाज में फिर से नजर आए। एक कॉन्फिडेंस के तौर पर वो बयान दे रहे हैं, एक मजे हुए नेता के तौर पर वो सड़क से लेकर संसद तक अपनी बात कह रहे हैं। मैं सुनवाता हूं राहुल गांधी को। राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं। सर, जो पद्मव्यूह वाले हैं उसको चक्रव्यूह को पद्मव्यूह भी कहा जाता है। सर, जो पद्मव्यूह वाले हैं इनको गलतफहमी है। ये सोचते हैं कि देश के युवा, देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु हैं। देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु नहीं है, अर्जुन है। और वो जो आपका चक्रव्यूह है उसको फोड़ के फेंक देंगे, फेंकने वाले हैं। पहला कदम इंडिया गठबंधन ने ले लिया, पहला कदम इंडिया गठबंधन ने ले लिया। आपके प्रधानमंत्री की कॉन्फिडेंस को हमने उड़ा दिया। मतलब आपके प्रधानमंत्री भाषण में आ ही नहीं पा रहे। और मैं आपको एडवांस में बता देता हूं, मेरे भाषण में कभी नहीं आएंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, अभी तो सरकार बने महज 100 दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन संसद में राहुल गांधी अखिलेश यादव की जिस तरीके से केमिस्ट्री नजर आ रही है वो ये बताती है कि उत्तर प्रदेश के 2 लड़कों की साझेदारी इस बार लंबी चलने वाली है और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बनने वाली भी है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव दोनों सरकार को किस तरीके से घेर रहे हैं। यह सवाल उठ रहा है कि दोनों नेता आखिर क्यों लगातार हमलावर हैं। उत्तर प्रदेश के 2 लड़के सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती बने हुए हैं, यह बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव की कॉन्फिडेंस की वजह क्या है। यह हर कोई इस बार देख रहा है, क्योंकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव में जो आत्मविश्वास दिख रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह उत्तर प्रदेश में बीजेपी की करारी हार है। यूपी में जिस तरीके से राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी बीजेपी की राह में स्प्रिट ब्रेकर बनी है, उसकी कल्पना राजनीति के शायद किसी जानकार ने की होगी।
जो बीजेपी 80 में से 80 सीटें जीतने का टारगेट लेकर चली थी, वो एक दशक पीछे चली गई। और 10 साल में चुनाव दर चुनाव उत्तर प्रदेश में बीजेपी का ग्राफ कैसे गिरता गया, राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी दिखाना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी साल 2014 में लोकसभा के चुनाव में 80 में से 71 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 5 साल के बाद 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें 71 से घटकर 62 पर आ गई और इस तरीके से बीजेपी को 9 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 62 सीटों से घटकर 33 सीटों पर पहुंच गई। बीजेपी को इस बार 29 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है। अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव में मिले वोट फीसदी को भी मैं दिखाना चाहता हूं। तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि अब 2019 से लेकर 2024 के चुनाव में तीनों दलों को कितना वोट फीसदी रहा है, यह समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो आंकड़ा भी दिखाना चाहता हूं। साल 2019 में बीजेपी का वोट शेयर 50% था, जो 2024 में घटकर 41.5% हो गया। यानी बीजेपी का वोट शेयर इस बार करीब 8.5% कम हो गया है। समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 2019 में 18.1% था, जो 2024 में बढ़कर 33.6% पहुंच गया। यानी समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 15.5% बढ़ गया है। अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस का 2019 में 6.4% था, जो 2024 में बढ़कर 9.5% हो गया। यानी कांग्रेस का वोट शेयर 3.1% भी बढ़ गया है। यह आंकड़ा यानी 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे से भारतीय जनता पार्टी को संजीवनी मिली, उसका असर उत्तर प्रदेश में कम होता जा रहा है। ऐसे में राहुल गांधी या अखिलेश यादव को देश के सबसे बड़े सियासी सूबे में फिर से सत्ता हासिल करने का एक शानदार मौका नजर आ रहा है। और नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता लगातार कांग्रेस समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बिखरने की भविष्यवाणी भी कर रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के 2 लड़कों ने, उनकी जोड़ी ने जो कमाल दिखाया, वो सड़क से लेकर संसद तक बहुत मजबूत होता दिखाई दे रहा है। और राजनीति के जानकार ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में ये जोड़ी और ज्यादा मजबूत होगी। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।